तो हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे 2020 में आया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहाँ पे? बिहार बोर्ड में। ठीक है, बिहार बोर्ड 2020 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था उसका सेट ए सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें भी सेट ए बच्चों को जब कॉपी दिया जाता है ना, बच्चों को जब क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो क्वेश्चन पेपर सबका सेम नहीं होता है सभी बच्चों का। ठीक है, किसी को सेट ए, किसी को सेट बी, सेट सी, सेट डी, इस तरह दिया जाता है। तो उसका 2020 में सेट ए को देख रहे हैं। चलिए बाबू, हमारा क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए पहले। 2020 सेट ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। बाबू फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपना फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में, बाबू कलर कोड एक चीज होता है। ठीक है, कार्बन कलर कोड प्रतिरोध होता है। जो कार्बन का प्रतिरोध होता है उसको कहते हैं कार्बन कलर कोड प्रतिरोध। उसमें 3 रंगों की धारियां या 4 रंगों की धारियां होती है। रंग का अपना अपना मान होता है जिसको पूछ रहा है। देखो, कार्बन प्रतिरोध का बाबू उसमें लाल रंग जो होता है ना, उस लाल रंग के लिए क्या मान होता है? बाबू पहली बात तो जान लो कि कार्बन प्रतिरोध बेलनाकार होते हैं। पहली बात जान लो कि कार्बन कलर कोड प्रतिरोध कैसे होते हैं, बेलन के आकार के होते हैं। एक छोर यहाँ निकला होता है, दूसरा छोर यहाँ पे निकला होता है। कार्बन कलर कोड पर इस तरफ 3 रंग की धारियां बनी होती है और एक तरफ एक रंग की धारी बनी होती है, या कभी कभी ये धारी होती ही नहीं है, नो कलर। जब नहीं होती है तो इस पे 3 ही रंग की धारी होती है। और बाबू कार्बन कलर कोड प्रतिरोध में, ये है कार्बन कलर कोड प्रतिरोध। ये कार्बन के चूर्ण का बना होता है, बेलन जैसा होता है। इसमें 3 रंग की धारी या 4 रंग की धारी होती है। ये 3 रंग की धारी, इस 3 रंग की धारी का रंग क्या हो सकता है? इस रंग को याद करना है ना, तो ये याद रखनी है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। ठीक है, अब इस पर मत ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बड़ा वाई है, यहाँ ओ है, इस पर मत ध्यान दीजिएगा। देखो, हम बताएंगे ये कार्बन कलर कोड प्रतिरोध है। कार्बन कलर कोड प्रतिरोध में बाबू ये 3 धारी इधर रहती है, चौथी धारी ये होती है। चौथी धारी में बाबू ये चौथी धारी या तो सिल्वर होती है या तो गोल्डन होती है। सिल्वर होती है या गोल्डन होती है, या कोई कलर होता ही नहीं। ठीक है, जब कोई कलर नहीं होता है तो 3 ही कलर होता है। अच्छा, ये जो 3 कलर है, 3 कलर में कौन कौन रंग होंगे उस रंग को याद करने का यही तरीका है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, यानी बीबी रॉय, इसका हिंदी क्या होगा? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, मतलब बीबी रॉय जो हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं, उनको एक अच्छी सी पत्नी है। ठीक है, अब कहोगे सर इससे किस तरह याद होगा? देख लो, बी मतलब सबसे गाढ़ा रंग कौन है बाबू? ब्लैक। बी मतलब ब्लैक, बी मतलब ब्राउन, आर मतलब रेड, ब्लैक ब्राउन रेड। ओ तो एकदम डेफिनेट है, ऑरेंज। वाई मतलब येलो, वाई का मतलब हो गया येलो। बी रॉय, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो। ऑफ छोड़ दीजिए, ऑफ ग्रेट, जी मतलब ग्रीन, ग्रेट ब्रिटेन मतलब ब्लू। अब कहोगे सर बी 3 जगह है, ब्लैक ब्राउन ब्लू, तो सबसे गाढ़ा ये होता है, उससे कम ये होता है, उससे कम ये होता है, सबसे हल्का रंग उधर है। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए छोड़ दीजिए, वेरी मतलब वायलेट, जी मतलब गुड मतलब ग्रे, डब्लू वाइफ मतलब, वो डब्लू जो है ना उसके लिए वाइट होता है। बाबू इसको याद रख सकते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। ब्लैक, बाबू पहला है ब्लैक, ब्लैक के लिए जो अंक दिया जाता है 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, रेड के लिए 2 मान दिया जाता है, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4।
ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, इसके लिए 7, इसके लिए 8 और इसके लिए 9। 1 से लेके 9 तक 9 है और एक वो 0 दे दिए हैं, मतलब 10। वो जो 3 धारियां होती है ना, वो इस 3 धारी यही 10 कलर में होती है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ये सब 10 रंग की धारी होती है। और वो हर रंग का अपना मान होता है। कोई पूछेगा ब्लैक का मान कितना होता है, 0। ब्राउन का मान कितना होता है, 1। रेड रंग के लिए वैल्यू कितनी ली जाती है, 2। तो वही कहता है कार्बन प्रतिरोध का, वो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है, तो रेड रंग का मान क्या होता है, 2 होगा। बी रॉय, बी मतलब ब्लैक, ब्लैक हो जाएगा 0, 1, रेड के लिए 2। तो कार्बन प्रतिरोध में जो रेड रंग होता है, रेड रंग के लिए मान क्या होता है बाबू, 2। आपका राइट ऑप्शन हो गया सी। ठीक है बाबू, बोलो कार्बन कलर कोड प्रतिरोध में लाल रंग के लिए मान कितना होता है, 2। चलिए नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी हो जाएगी +20, ठीक है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता डायोप्टर में क्या होगी। अरे चलो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है बाबू, एक उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी f है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता यानी पावर डायोप्टर में क्या होगी। बाबू लेंस की फोकस दूरी, अगर लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस का पावर क्या होता है, पावर P बराबर 1/f नहीं होता है, P बराबर 100/f। कब, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा तब। लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f नहीं 100/f हो गया। 100 तो 100/f, फोकस दूरी f सेंटीमीटर में कितना है बाबू, 20, और 20 5 है 100, 5 नहीं 5 डायोप्टर, तो लेंस की क्षमता हो गई बाबू 5 डायोप्टर। समझ में आया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इजी था। देखते हो ना कितना सिंपल क्वेश्चन पूछता है। बिहार बोर्ड में कुछ क्वेश्चन का लेवल ही नहीं होता है। अब पूछ दिया था पहला कि कार्बन कलर कोड प्रतिरोध में लाल रंग के लिए क्या मान लिया जाता है, बी रॉय, बी मतलब ब्लैक, बी रॉय मतलब आर, ब्लैक, ब्राउन, रेड, 0 1 2, तो 2 ले लिया जाता है, काम खत्म। दूसरा क्वेश्चन अभी क्या था, दूसरा क्वेश्चन था ये फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो पावर निकाले, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो पावर निकाले, पावर P बराबर क्या होता है 100/f, तो 100/20, 100/20 करो तो 5, काम खत्म। चलो भाई देखो क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कहता है बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्यतः धारा किसके कारण बहती है, या मुख्य धारावाहक कौन होते हैं। और पी टाइप के अर्धचालक में, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, और पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, और पॉजिटिव टाइप कौन है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टाइप है। पॉजिटिव टाइप कौन है, छिद्र यानी होल। बाबू आपको पता होना चाहिए होल पर प्लस चार्ज होता है, होल पर क्या चार्ज माना जाता है, प्लस चार्ज। तो पी टाइप के अर्धचालक में धारावाहक कौन होते हैं बाबू, मुख्य धारावाहक कौन होते हैं, तो पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, और पॉजिटिव टाइप में धारा होल्स के कारण बहती है, होल्स यानी प्लस चार्ज के कारण बहती है। और पी टाइप में मुख्य धारावाहक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप में होल्स होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलो भाई चौथा, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, कह रहा है लॉरेंज बल। चलो परिभाषा बता देते हैं बाबू। लॉरेंज बल क्या है, अगर कोई आवेशित कण ऐसे जगह पर गति करे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हो। अगर कोई आवेशित कण ऐसे जगह पर गति करे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हो, तो आवेशित कण पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रिजल्टेंट जो होता है वो लॉरेंज बल कहलाता है। देखिए कहता है लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। बाबू हम जानते हैं कि लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज बल F वेक्टर, लॉरेंज बल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज बल F वेक्टर बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स FE प्लस मैग्नेटिक फोर्स FM। लॉरेंज बल किसको कहते हैं बाबू, अगर कोई आवेशित कण ऐसे जगह पर चले जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो,
तो उस पर दोनों बल लगेंगे, दोनों बलों को मिला दिया जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बलों को मिला दें तो उसको टोटल बल को कहते हैं लॉरेंज बल। तो बोलो आवेशित कण पर जो लॉरेंज बल होगा एफ वेक्टर, लॉरेंज बल एफ वेक्टर बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। चलो लॉरेंज बल एफ वेक्टर बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स और एफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इलेक्ट्रिक बराबर होता है क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई, तो क्यू ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस मैग्नेटिक फोर्स एफ मैग्नेटिक बराबर होता है क्यू भी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू इंटू भी क्रॉस बी, मतलब क्यू भी बी साइन थीटा। समझदार हो तो कहोगे सर क्यू क्यू कॉमन ले लीजिए ना, तो लॉरेंज बल एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्यू कॉमन ले लिए, ई वेक्टर प्लस भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी, ये हो जाएगा बाबू लॉरेंज बल। लॉरेंज बल में क्यू ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, क्यू भी क्रॉस बी मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी है, क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी। तो बाबू आपका लॉरेंज बल के लिए यही फॉर्मूला सही है, सब गलत है देख लो, क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी सब रॉन्ग, क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस भी क्रॉस बी, यही हो गया लॉरेंज बल। नेक्स्ट देखो बाबू, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। बाबू नाभिक से अल्फा कण, कोई नाभिक है एक्स जेड ए, बाबू कोई नाभिक एक्स है जिसका परमाणु संख्या जेड है, द्रव्यमान संख्या ए है, अगर इससे अल्फा कण निकलेगा तो ये वाई में बदलेगा, और अल्फा कण के मतलब क्या होता है, हीलियम प्लस प्लस, और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो एक्स से जब अल्फा कण निकलेगा यानी हीलियम प्लस प्लस निकलेगा तो परमाणु संख्या जेड में से 2 निकल गया, तो यहाँ पे जेड नहीं होगा, जेड माइनस 2, परमाणु संख्या जेड 2 को घट जाएगा, द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 4 निकला है तो ए माइनस 4। तो बताओ नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर, किसी भी नाभिक से अल्फा कण निकल जाए तो परमाणु संख्या कितना घटता है, बाबू जेड नहीं रहता है, जेड माइनस 2, 2 घट जाता है, राइट ऑप्शन बी। तो समझोगे कि किसी नाभिक से बाबू अल्फा कण, किसी नाभिक से अगर अल्फा कण निकलता है, अल्फा कण मतलब हीलियम प्लस प्लस यानी परमाणु संख्या 2 वाला चीज निकलेगा तो परमाणु संख्या कितना घट जाएगा, 2, तो परमाणु संख्या 2 घट जाता है। बाबू इसी में पूछ देता है कि अगर पूछता कि द्रव्यमान संख्या कितना घटता है तो द्रव्यमान संख्या 4 घट जाता है। ठीक है, चलो छठा नंबर का है कैथोड किरणें होती हैं। बाबू जान लो कैथोड रेज, कैथोड रेज और कुछ नहीं होती है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन्स, तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन्स का पुंज, इलेक्ट्रॉन्स के पुंज को ही क्या कहते हैं, कैथोड किरणें। कैथोड किरणें क्या होती हैं, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन तो होती नहीं, प्रोटॉन नहीं होते, फोटोन भी नहीं होते, तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन्स, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखो बाबू सतवा, किलोवाट घंटा का मात्रक है, समझो किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है। अच्छा बाबू याद रखो वाट रहता है या किलोवाट रहता है, वाट या किलोवाट रहता है तो ये शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, वाट या किलोवाट, वाट या किलोवाट होता है शक्ति का, लेकिन किलोवाट में समय से गुणा कर दो, शक्ति गुणे समय होता है ऊर्जा। ठीक है, तो केवल किलोवाट का था, किलोवाट शक्ति का था, और शक्ति में बस समय से गुणा हो जाए किलोवाट घंटा, तो बाबू किलोवाट शक्ति का था, शक्ति में समय से गुणा हो जाए तो ये ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। तो किलोवाट घंटा KWH, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। बाबू विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है, केवल किलोवाट होता तो शक्ति और किलोवाट घंटा है तो शक्ति नहीं ऊर्जा। अब देखो निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है। बाबू सबसे अधिक अस्थायी होता है लोहा, लोहा सबसे अधिक अस्थायी है। बाबू आप लोग अगर द्रव्यमान संख्या ए और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या ए के बीच ग्राफ खींचोगे तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ऐसा लोहे के लिए सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है, इसलिए लोहा सबसे ज्यादा अस्थायी होता है, और सबसे कम अस्थायी ये भी अस्थायी है, ये भी अस्थायी है, ये भी अस्थायी है, और लेकिन सबसे कम अस्थायी ये होता है क्योंकि यहाँ पे जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा, और वह द्रव्यमान संख्या हीलियम का ही नहीं इसमें सबसे कम है, हीलियम
कार्बन ऑक्सीजन, हीलियम कार्बन ऑक्सीजन, वो तो सबसे ज़्यादा अस्थायी है, लोहा तो सबसे ज़्यादा अस्थायी है, लेकिन इन सब में अगर देखा जाए तो ये सबसे नीचे पड़ रहा है, इसका द्रव्यमान संख्या सबसे कम है, तो सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो सबसे कम अस्थायी कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक, चलो ये तो समझ में आया। 9 नंबर, यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है। बाबू 9वां नंबर देखो, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ने से, बाबू कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ा दोगे तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आवर्धन क्षमता m जो होती है नली की लंबाई l के सीधे समानुपाती होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता उसकी नली की लंबाई के समानुपाती होती है, और नली की लंबाई बढ़ाओगे तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ा दें तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगा, उससे हम लोग और छोटी से छोटी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो बोलो, यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता घटती है, नहीं बदलती है, शून्य हो जाती है, नहीं बढ़ती है। राइट ऑप्शन क्या होगा, बोलिए ए। अब बोलिए 10वां, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। बहु प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है, हवा में, शीशे में, पानी में, निर्वात में। प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है निर्वात में, आपको पता होगा निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। बाबू आपको पता है जब भी व्यतिकरण की घटना होती है तो व्यतिकरण की घटना में हमको पर्दे पर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजें मिलती हैं, मालूम है ना। व्यतिकरण की जब घटना होती है तो व्यतिकरण की घटना में हमको, व्यतिकरण की घटना में यहाँ पे ब्राइट, व्यतिकरण की घटना में वो हमको फ्रिंजें मिलती हैं। कैसी फ्रिंजें मिलती है बताइए फटाफट। व्यतिकरण की घटना में वो एक बार ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, अल्टरनेट करके ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजें मिलती हैं। व्यतिकरण की घटना में हमको ब्राइट डार्क फ्रिंजें मिलती हैं, और आप सबको पता है इंटरफेरेंस की घटना में पर्दे पर ब्राइट डार्क फ्रिंजें मिलती हैं। और आप सबको पता होना चाहिए कि इस फ्रिंज की चौड़ाई, इस फ्रिंज की चाहे ब्राइट या डार्क किसी की भी चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। फ्रिंज की चौड़ाई होती है बीटा बराबर लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, जहां लैम्डा क्या होता है आने वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, कैपिटल डी क्या होता है बाबू स्लिट से पर्दे की दूरी, और स्मॉल डी क्या होता है दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी। तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है बीटा बराबर लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। राइट ऑप्शन ए। ठीक है। आमीटर का प्रतिरोध होता है बाबू, आदर्श आमीटर का तो प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, लेकिन अच्छा खासा आमीटर हो तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, कम नहीं होता है, बहुत कम होता है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, और आदर्श आमीटर का प्रतिरोध पूछता तो 0 हो जाता है। ठीक है, आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम। नेक्स्ट 13 नंबर कहता है किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य क्या होता है। बाबू एक m द्रव्यमान का कण है, m द्रव्यमान का कण है, v वेग से चल रहा है, m द्रव्यमान का कण है, v वेग से चल रहा है, तो ये चलता हुआ कण एक तरंग है। चलता हुआ कण क्या है बाबू, एक तरंग है, और इसका डिब्रोगली तरंगदैर्घ्य, इसका डिब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो किसी m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान है, उसका डिब्रोगली तरंगदैर्घ्य या उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है। बाबू हम बताए थे कि m द्रव्यमान का कण हो और v वेग से चले तो उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है h बाई mv। किसी भी गतिशील कण का डिब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है h बाई mv। ये बाबू डिब्रोगली के सिद्धांत से आता है, लैम्डा बराबर h बाई mv। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। बाबू आप लोग पढ़े होंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता क्या होती है, याद करो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस एल बाई एफ ओ, एम बराबर माइनस एल बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ पी।
यही होता है बाबू कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता के लिए सही सूत्र क्या है, आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस एल बाई एफ इंटू वन प्लस डी बाई एफ। यहाँ से पता चल ही रहा है कि आवर्धन क्षमता m उसके नली की लंबाई l के सीधे क्या है, समानुपाती। m l के समानुपाती है, यानी नली की लंबाई बढ़ाओगे आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पीछे एक क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव था ना। चलो अब देखिए, प्रकाशिक पथ बराबर होता है बाबू, प्रकाशीय पथ ऑप्टिकल पाथ किसके बराबर होता है। अच्छा, ऑप्टिकल पाथ किसको कहते हैं, याद रखना, म्यू अपवर्तनांक के सिल्ली, म्यू अपवर्तनांक और टी मोटाई के सिल्ली को, म्यू अपवर्तनांक और टी मोटाई के सिल्ली को पार करने में प्रकाश जितना समय लेता है उतने ही समय में निर्वात में जितनी दूरी तय करता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। और याद रखना, निर्वात में जो दूरी तय होती है, जो ऑप्टिकल पाथ होता है, वो किसके बराबर होता है, इसके अपवर्तनांक म्यू और इसकी मोटाई, इस माध्यम की मोटाई टी, म्यू इंटू टी के बराबर होता है। तो प्रकाशीय पथ बराबर होता है बाबू, प्रकाशीय पथ यानी ऑप्टिकल पाथ किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक म्यू इंटू पथ की लंबाई टी, यानी ऑप्टिकल पाथ होता है हमेशा म्यू इंटू टी, म्यू इंटू टी। याद रखना, ऑप्टिकल पाथ का सूत्र होता है ऑप्टिकल पाथ म्यू टी, ऑप्टिकल पाथ बराबर म्यू इंटू टी। यहाँ पे तो गलती सब दिया है, अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई, ठीक है, म्यू इंटू टी हो जाएगा, पथ की लंबाई बटा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बटा पथ की लंबाई, ये सब गलत है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर देखो, प्लांक स्थिरांक की विमा, बाबू आपको पता होगा कि प्लांक्स कांस्टेंट को h कहते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट h की विमा क्या होगी वही निकालना है ना जी। आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए, विमा निकालना है ना। तो बाबू फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी E बराबर होती है h न्यू, E बराबर h न्यू, या ये संबंध याद नहीं है तो ये याद रखिए, फोटोन की एनर्जी E बराबर एच सी बाई लैम्डा, फोटोन की एनर्जी E बराबर एच सी बाई लैम्डा, तो h प्लांक्स कांस्टेंट h क्या हो जाएगा, h बराबर ई लैम्डा बाई सी, h बराबर ई इंटू लैम्डा बाई सी, ई इंटू लैम्डा बाई सी। तो h की विमा बराबर e की विमा इंटू लैम्डा की विमा बटा c की विमा। e क्या है, एनर्जी, e है एनर्जी, एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा की विमा क्या होती है, ml स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य मतलब लंबाई, लंबाई की विमा l, और बटा c, c है प्रकाश की चाल, और चाल की विमा होती है बाबू एल टी माइनस 1, l से l कट गया और ए को टी माइनस 1 से ए को टी माइनस 2 जाएगा तो टी माइनस 1 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, बोले क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। बहुत अच्छा, कौन सा होगा बाबू, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ऑप्शन पहला ही मौजूद है। तो हमारा प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन यही हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। और 17 नंबर देखो, 17 नंबर कहता है कि लोहा होता है, लोहा कौन सा पदार्थ है, याद रखना, लोहा निकेल कोबाल्ट, लोहा निकेल कोबाल्ट ये तीनों है लौह चुंबकीय। लोहा कौन सा पदार्थ होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। लोहा कौन सा पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, राइट ऑप्शन सी। बाबू अब कह रहा है कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है, ये तो याद रखना चाहिए बाबू। एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12, एप्सिलॉन जीरो होता है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर। तो एप्सिलॉन जीरो का ये मान होता है इतना फैराड पर मीटर, तो एप्सिलॉन जीरो का यूनिट क्या है, फैराड पर मीटर। एप्सिलॉन जीरो का मात्रा क्या है बाबू, फैराड पर मीटर, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बोलो बोलो बी। 1 वोल्ट बराबर है बाबू, 1 वोल्ट, विभव V बराबर क्या होता है, विभव V बराबर W बाई क्यू, विभव V बराबर W बाई क्यू। विभव V को कह दो 1 वोल्ट, विभव को कह दो 1 वोल्ट बराबर, कार्य को बना दो 1 जूल बटा आवेश को बना दो 1 कूलाम। और जानते हो कि 1 जूल बटा 1 कूलाम यानी जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं। तो बाबू 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम। बाबू 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, क्या लिख रहे हैं बोलो ना यार, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किसने के बराबर होता है, एक तो 1, और वोल्ट किसको कहते हैं, वोल्ट कहते हैं जूल पर कूलाम। तो 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी कि एक गर्म तार आमीटर, एक हॉट वायर आमीटर क्या नापता है।
एक गर्म ताप आमीटर क्या मापता है? तो बाबू कभी भी हॉट वायर आमीटर, बाबू तप्त तार आमीटर एसी के औसत मान को नहीं मापता है, तात्कालिक मान को नहीं मापता है, शिखर मान को नहीं नापता है। कभी भी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं एसी के आरएमएस वैल्यू को मापते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान। हमेशा याद रखना बाबू, हॉट वायर आमीटर क्या नापता है? हॉट वायर आमीटर हमेशा प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान यानी आरएमएस वैल्यू को नापता है। हम बताए भी थे कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, हमेशा एसी के आरएमएस वैल्यू को ही मीजर करता है। बी नंबर हो गया ना जी। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? बाबू ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एगो वोल्टेज बढ़ाने वाला जिसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, और वोल्टेज घटाने वाला जिसको अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज घटाने वाला। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? बाबू अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करता है? घटा देता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो 22 नंबर कहता है कि गामा किरणों की तरह होती है। बाबू तुम्हें पता है अल्फा बीटा गामा, गामा किरणें क्या होती है? ये उदासीन होती है, गामा किरणें उदासीन होती हैं। लेकिन अल्फा किरणें तो है बाबू हीलियम प्लस प्लस, तो ये तो आवेशित है। बीटा किरणें है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें भी तेजी से चलते हुए इलेक्ट्रॉन है। तो गामा किरणें बाबू उदासीन है, उसी तरह एक्सरे भी क्या होती है? उदासीन ही होती है। गामा किरणों की तरह कौन होती है? गामा किरण उदासीन है, गामा किरणों की तरह होती है ठीक एक्सरे। गामा भी बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अल्फा किरणें तो हीलियम प्लस प्लस है, बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन है, कैथोड किरणें भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन गामा किरणें बाबू रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन है। ठीक है। 23 नंबर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? हमें पता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है ना। क्यों? विद्युत चुम्बकीय तरंग या प्रकाश जब चलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन इसके चलने के कैसे होता है? लंबवत होता है। प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत ही तो वाइब्रेशन होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति, विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी होती है बाबू? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों नहीं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें हमेशा अनुप्रस्थ होती है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन प्रकाश के चलने के लंबवत होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहता है 24 नंबर चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG। बाबू ये चुंबक है, चुंबक के दोनों अंतिम किनारों के बीच की दूरी, चुंबक के दोनों अंतिम किनारों के बीच की दूरी को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ LG। और बाबू हम जानते हैं कि चुंबक का ध्रुव उसके किनारों से अंदर रहता है, चुंबक का ध्रुव उसके किनारों से अंदर रहता है, और ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ LM। ज्योमेट्रिकल लेंथ, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई बड़ी होती है और चुंबक की चुंबकीय लंबाई कम होती है। और चुंबक की, याद रखना बाबू, चुंबक की चुंबकीय लंबाई यानी L मैग्नेटिक लेंथ जो होता है ना, ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5/6 गुना होता है। किसी चुंबक का मैग्नेटिक लेंथ L मैग्नेटिक ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5/6 गुना होता है। तो चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में क्या संबंध होता है? क्या दोनों बराबर होता है? दुगुना होता है? नहीं, चुंबक का जो चुंबकीय लंबाई होता है, मैग्नेटिक लेंथ जो होता है 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है। यानी बाबू राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। चलिए, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें बाबू क्या है? अभी बार बार बोल रहे हैं कि तेजी से चलने वाली बीटा किरणें, बाबू बीटा किरणें क्या है? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। बीटा किरणें फोटोन तो है नहीं, बीटा किरणें प्रोटॉन है ये नहीं, न्यूट्रॉन नहीं है, बीटा किरणें वास्तव में क्या है? इलेक्ट्रॉन। 26 नंबर कहता है यदि डेल्टा किसी जगह पर नमन कोण है, बाबू नमन कोण मतलब चुंबकीय सुई जितना झुक के लटके, यदि डेल्टा किसी जगह पर नमन कोण है तो tan डेल्टा का मान, बाबू याद रखना चुंबकीय सुई ऐसे लटक रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कितना है? चुंबकीय क्षेत्र B है। B का दो कंपोनेंट होता है, एगो B का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है B हॉरिजॉन्टल, B का वर्टिकल कंपोनेंट होता है B वर्टिकल। और जितना ये होता है उतना यह भी होगा, यानी ये वर्टिकल है तो ये भी हो जाएगा, ये B वर्टिकल है तो ये भी B वर्टिकल होता है। और चुंबकीय सुई ऐसे लटकती है तिरछा, और जितना झुक के लटकेगी ना
यही झुकाव कहलाता है नमन कोण। और बाबू इस त्रिभुज में देखो ना, इस त्रिभुज में tan डेल्टा, tan डेल्टा बराबर क्या होगा, tan डेल्टा बराबर लंब बटा आधार, tan डेल्टा बराबर लंब बटा आधार। तो tan डेल्टा निकालो ना, tan डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, tan डेल्टा बराबर बी वर्टिकल बाई बी हॉरिजेंटल, बी वर्टिकल बाई बी हॉरिजेंटल। तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या होगा वो, बी वर्टिकल बाई बी हॉरिजेंटल, वर्टिकल बाई हॉरिजेंटल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है बाबू, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता क्या होती है। आपको तो बताया ही थे बाबू, ये संधारित्र है, ये संधारित्र है, इसकी भी धारिता C, इसकी भी धारिता C, दोनों समानांतर क्रम में जोड़ दें और C और C को समानांतर क्रम में जोड़ दे तो तुल्य धारिता क्या होगी, समानांतर क्रम में बाबू तुल्य धारिता जुट जाती है और C का क्या हो जाएगा 2C, तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी 2C। दो समान धारिता C के संधारित्र को बाबू, इसकी भी धारिता C है, इसकी भी धारिता C है, दोनों समानांतर क्रम में जोड़ दे तो तुल्य धारिता समानांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बाबू कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अच्छे, प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग है तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, आपको पता है ना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। एक्सरे भी विद्युत चुंबकीय तरंग है बाबू, अवरक्त किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि यांत्रिक तरंग है। आपको पता है ध्वनि यांत्रिक तरंग है क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, इसलिए ध्वनि कौन सी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट देखिए, नाभिक का घनत्व तो लगभग होता है बाबू, हम तो आप लोग को पढ़ाए थे नाभिक का घनत्व तो क्या होता है 2.98 गुणे 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। आपको याद होगा नाभिक का घनत्व 2.98 गुणे 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब होता है। सही पूछो तो नाभिक का घनत्व 10 के पावर 17 के ऑर्डर का होता है, तो 10 के 7 है, 10 के -7 -17 तो 10 के 17 यही नहीं है। अब 2.98 नहीं यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 2.29 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 2.29 गुणे 10 के 17 kg पर मीटर क्यूब। तो नाभिक का घनत्व बाबू यही हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। 30 नंबर देखो, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक, और निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। ये तो एकदम याद है बाबू, फ्लक्स का मात्रक तो वोल्ट पर मीटर नहीं होता है, विद्युत धारिता का तो फैराड होता है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है, नहीं वोल्ट पर मीटर कहता है, तो वोल्ट पर मीटर होता है विद्युतीय क्षेत्र। बाबू पढ़े हो विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है -dV/dr, विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है -dV/dr, माइनस का तो कुछ होगा नहीं, डी हटाइए दो, डी हटाइए दो, तो ई बराबर क्या है V/R है, V/R क्या है विभव का मात्रा क्या हो गया वोल्ट, और दूरी है कहाँ है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत क्षेत्र ई का, विद्युत क्षेत्र ई का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा ना जी। 31 नंबर देखिए, एक एटॉमिक मास यूनिट, केमिस्ट्री पढ़े होंगे ना और केमिस्ट्री पढ़े होंगे कि एक AMU कितने के बराबर होता है, तो एक AMU होता है 106 गुणे 10 के -27 kg, एक एटॉमिक मास यूनिट ही याद होगा 106 गुणे 10 के -27 kg। तो आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट कहता है बाबू, हीरे का अपवर्तनांक करीब कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक तो सबसे ज्यादा होता है, अब सबसे ज्यादा मतलब ये नहीं होगा, और हम पढ़े हैं कि हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। कहते हैं दार्शनिक संख्या में बाबू, दार्शनिक संख्या 25, दार्शनिक संख्या 25 को द्विआधारी संख्या में बदलिए, यानी बाइनरी में बदलना है। बाबू 25 है ना, 25 को बाइनरी में बदलना है, जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए, किसको बदलना है 25 को, 25 को बदलने का तरीका है बाबू, ये 25 है, ये दार्शनिक संख्या है, इसका बेस 10 होता है, इसको बाइनरी में बदलना है, यानी 2 वाले बेस में बदलना है, ठीक है। कह रहा है कि 25 एक दार्शनिक संख्या है, इसका बेस 10 होता है, इसको बाइनरी में बदलना है। समझ लो दार्शनिक संख्या 25 को, ये 25 को बाइनरी में किस तरह बदलते हैं, द्विआधारी में किस तरह बदलते हैं। पहले लिख दिए 25, पहले क्या लिख दिए 25। अब ये देखो कि 25 सम है कि विषम है, तो बाबू 25 विषम है, 25 तो विषम है, विषम से सम बनाओ, 25 है ये विषम है, विषम में से एक को घटा दोगे तो सम बन जाएगा, 25 था ना विषम था, तो इसको सम बनाओ, एक हटाइए के, जोड़ के नहीं, तो 25 में से एक जाएगा तो यहाँ 25 में से एक जाएगा तो यहाँ अब 24 बचा है, अब यहाँ क्या बचा है
25 में से 1 घटा लिए तो यहाँ 24 बचा है। अब तुम 2 से भाग दो, 2 से भाग दोगे तो 12, 12 खुद क्या है, सम है, सम है तो 1 को नहीं घटाना पड़ेगा तो 0 लिख दो वहाँ पे। अब बोलो 2 से भाग दो, 2 छके 12, 6 फिर से सम है और सम है तो फिर से कुछ नहीं घटाना पड़ेगा। 2 से भाग दे दो, फिर से लगातार 2 से भाग दे दो, 2 तिये 6, लेकिन 3 तो बाबू विषम आ गया ना, 3 जब विषम आ गया तो उसको सम बनाना है तो 1 घटाना ही पड़ेगा। और 3 में से जब 1 घटा लोगे तो यहाँ कितना बच गया है, 2, और फिर 2 से भाग दोगे तो 2 बच गया है, तो 2 एकम 2, और इस तरह अब नीचे से चल जाओ, 1 1 0 0 1, बाबू 1 1 0 0 1, कहीं देखो ना, 1 1 0 0 1, नीचे ही से चलना होता है, 1 1 0 0 1 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नहीं है। चलिए 34 नंबर, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। बाबू ये है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से हम विषुवत रेखा की ओर जाएं, ठीक है। हमको पता है कि उत्तरी ध्रुव पर नमन कोण यानी चुंबकीय सुई लटक जाती है, बिल्कुल नमन कोण सबसे ज्यादा होता है। उत्तरी ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है, क्योंकि ध्रुव पर चुंबकीय सुई लटक जाती है, एकदम खड़ी लटकती है, तो यहाँ पे नमन कोण सबसे ज्यादा होता है। इधर जाएंगे तो घटता जाता है, यहाँ पे विषुवत रेखा पर 0, तो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर नमन कोण घटता है। इस तरह था, बढ़ता है घटता है, राइट ऑप्शन हो गया सी, घट जाता है ना जी। आवेश का बीमा क्या होता है बाबू, आवेश की बीमा होती है एटी। क्यों, आपको पता है आवेश की बीमा किस तरह एटी, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में धारा का सूत्र, धारा आई बराबर क्यू बाई टी। क्यों, आवेश प्रवाह के दर को, आवेश के प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, पढ़े हो, धारा आई बराबर क्यू बाई टी, धारा आई बराबर क्यू बाई टी, तो यहाँ से क्यू निकालोगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई टी, आवेश क्यू बराबर हो गया आई इंटू टी। आई क्या है बाबू, आई है धारा, धारा की बीमा होती है ए, और टाइम का बीमा होती है टी, तो आवेश की बीमा, आवेश क्यू की बीमा क्या हो गई एटी, आवेश की बीमा हो गई एटी, वैसे याद भी है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है बाबू, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणी होती है, वैसे तो 6 श्रेणी होती है, लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री। लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री। हम बताए थे लाइमैन जो होती है वो बाबू पराबैंगनी में पड़ती है, लाइमैन पहली वाली पराबैंगनी में पड़ती है। बामर पड़ती है दृश्य में, दृश्य क्षेत्र में, यही सीरीज दिखता है। और ये 4 गो श्रेणी जो होती है बाबू, ये आप लोग को पता है ना कि ये पड़ता है औरक्त इंफ्रारेड। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है बाबू, दृश्य में कौन पड़ता है, लाइमैन की बामर, बामर पड़ता है, लाइमैन बामर, तो बामर पड़ता है दृश्य में, ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस क्या होता है। एक बात बताओ, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का तो ठीक दिखता है, नाम उल्टा है, मालूम होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में निकट ठीक दिखता है लेकिन दूर ठीक नहीं दिखता है। और बाबू जब दूर ठीक नहीं दिखेगा ना, ये एज यंग एज में होता है और अवतल लेंस का यूज किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट ठीक दिखता है लेकिन दूर ठीक नहीं दिखता, और दूर के वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ए नंबर अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। बाबू चिन्ह किस गेट को प्रदर्शित कर रहा है, ये एक चिन्ह दिया हुआ है, ये चिन्ह तो ठीक लग ही नहीं रहा है पहले, ठीक है, ये चिन्ह ऐसा है बाबू, ये चिन्ह किस गेट को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, ये आपको एकदम बिल्कुल हम दिखा देते हैं, ऐसा है, हाँ ये बिल्कुल ऐसा है, ये चिन्ह और कुछ नहीं है, ए है, बी है, वाई है। बाबू ये चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है, बाबू गेट, लॉजिक गेट मुख्य रूप से 5 गो होता है, मुख्य रूप से। पहला है और गेट, लॉजिक गेट 5 होगा, पहला है और गेट, दूसरा है एंड गेट, आप ये याद रखिएगा ताकि आपसे सारा चीज बन जाएगा। लॉजिक गेट